सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे और आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी जबरदस्त वीडियोस बनाने का मोटिवेशन देता है। तो अभी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करो। आज रात 12:30 बजे एक आदमी सर सोना लेने आया था, लेकिन सुबह तक वो इंसान नहीं रहा। आधी रात, सन्नाटा और एक पेड़ जिसके अंदर कैद हैं वो लोग जो कभी तुम्हारी तरह जिंदा थे। रात के ठीक 12:30 बजे का समय है। आसमान में पूरा चांद अपनी पूरी सफेद और ठंडी रोशनी बिखेर रहा है। गांव के एक सुनसान पथरीले रास्ते के किनारे एक विशाल सदियों पुराना पीपल का पेड़ खड़ा है। अजीब बात यह है कि आसपास की हवा बिल्कुल थमी हुई है, पर इस पेड़ की पत्तियां किसी के फुसफुसाने और हंसने की आवाज की तरह जोर जोर से हिल रही हैं। पेड़ के तने का घेरा इतना बड़ा है जैसे कोई पुराना किला हो, और उसकी छाल पर प्राकृतिक रूप से उभरे हुए कई रोते हुए इंसानी चेहरे साफ दिखाई दे रहे हैं। रूपनगर गांव के इस पीपल के पेड़ को लोग दौलत का जाल कहते हैं। यहाँ एक प्राचीन यक्षिणी रहती है जो इंसानी लालच का फायदा उठाती है। वीरेंद्र, जो कर्ज के बोझ तले दबा था, आज रात रातों रात अमीर बनने का सपना लेकर इसी पेड़ के पास आया था। वो नहीं जानता था कि यहाँ सोने की कीमत जिंदगी देकर चुकानी पड़ती है। गांव के लोग डरपोक हैं, कहते हैं यहाँ डायन भूत रहते हैं, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से कल रात यहाँ सोने के सिक्के चमकते देखे थे। अगर आज वो खजाना मुझे मिल गया तो मेरा सारा कर्ज एक झटके में उतर जाएगा। मैं किसी से नहीं डरता। अचानक पेड़ के विशाल तने के बीच में से एक बेहद खूबसूरत औरत बाहर निकलती है। उसने लाल रंग की गाढ़ी रेशमी साड़ी पहनी है जिसके किनारे सोने के धागों से चमक रहे हैं। उसका पूरा शरीर प्राचीन और भारी सोने के गहनों से लदा हुआ है जो आपस में टकराकर एक सुरीली खनक पैदा कर रहे हैं। उसके चेहरे पर एक सम्मोहित कर देने वाली अलौकिक मुस्कान है, लेकिन उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे, वे हवा में तैर रहे हैं। वीरेंद्र, आगे आओ, डरो मत। देखो मेरे पास क्या है। ये सारा सोना, ये सारे हीरे सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। शहर के साहूकार तुम्हें परेशान करते हैं ना? इस धन को ले जाओ और अपनी गरीबी हमेशा के लिए मिटा दो। बस मेरे पास आ जाओ। ये तो असली सोने के सिक्के हैं। तुम कौन हो और तुम ये सब मुझे क्यों दे रही हो? इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए? मैंने तो कभी तुम्हें इस गांव में नहीं देखा। लखन काका गांव के ओझा अचानक झाड़ियों के पीछे से भागते हुए आते हैं और वीरेंद्र का कुर्ता पकड़ लेते हैं। मूर्ख वीरेंद्र, पीछे हट, अपने पैर रोक ले। वो औरत नहीं है, वो इस पीपल की यक्षिणी है। वो जो सोना तुझे दिखा रही है वो केवल एक छलावा है। वो धन नहीं, तेरी मौत का जाल है। छोड़िए मुझे काका, आप लोग हमेशा मुझे गरीब देखना चाहते हैं। जब किस्मत खुद चलकर मेरे पास आई है तो आप मुझे रोक रहे हैं। देखिए उसके हाथों में कितने सोने के कंगन हैं। मैं इसे छोड़कर नहीं जाने वाला। यक्षिणी का चेहरा अचानक एक सेकंड के लिए भयानक हो जाता है। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो जाती हैं। पेड़ की विशाल और मोटी जड़ें इंसानी उंगलियों की तरह अचानक मिट्टी को पाड़कर बाहर निकल आती हैं और छटपटाते हुए वीरेंद्र के पैरों की तरफ बढ़ने लगती हैं। पेड़ से गिरने वाली सूखी पत्तियां हवा में अपने आप नाचने लगती हैं। अरे पागल, सोने को मत देख, उसके पैरों को देख। वो हवा में तैर रही है। और उस पेड़ के तने को देख, वहां पहले से ही कई इंसानों के चेहरे छपे हुए हैं। वो सब भी तेरी तरह लालच में आए थे और आज इस पेड़ की जड़ बन चुके हैं। अगर तूने उस पेड़ को छुआ तो तू कभी वापस नहीं लौट पाएगा। यक्षिणी लखन काका को देखकर भयानक तरीके से मुस्कुराते हुए उसकी आवाज अब भारी हो जाती है।
वीरेंद्र, इस बूढ़े की बातों में मत आओ। ये तुम्हारे धन से जलता है। बस एक कदम और आगे बढ़ाओ, पेड़ के इस तने को छुओ और ये सारा खजाना हमेशा के लिए तुम्हारा हुआ। हाँ, मुझे ये सोना चाहिए। काका, दूर हटिए, मैं इस पेड़ को छूने जा रहा हूँ। वीरेंद्र जैसे ही अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाता है, पीपल के पेड़ का विशाल तना किसी जिंदा दरवाजे की तरह बीच से फटने लगता है। तने के भीतर से सोने के सिक्कों की नदियां बहती हुई दिखाई देती हैं, जिनकी तेज चमक वीरेंद्र की आंखों को चौंधिया देती है। लेकिन उसी चमक के ठीक पीछे पेड़ के भीतर इंसानी कंकालों का एक ढेर लगा है, जिनकी खोपड़ियां तने की लकड़ियों में धसी हुई हैं। यक्षिणी के चेहरे की अलौकिक सुंदरता अब धीरे धीरे ढलने लगती है। उसकी त्वचा सूखी छाल जैसी होने लगती है और उसकी लंबी उंगलियों के नाखून पेड़ों की नुकीली टहनियों का रूप लेने लगते हैं। लालच इंसान की बुद्धि को सबसे पहले मारता है। वीरेंद्र को यक्षिणी के पैरों के नीचे रेंगती मौत नहीं दिख रही थी। उसे सिर्फ वो सोना दिख रहा था जो उसकी सारी परेशानियों का अंत कर सकता था। लखन काका ने उसे रोकने की आखिरी कोशिश की, लेकिन यक्षिणी के सम्मोहन का जादू वीरेंद्र के खून में उतर चुका था। वो अब एक ऐसी राह पर चल पड़ा था जहां से कोई वापस नहीं आता। वीरेंद्र, होश में आ। तू जिसे खजाना समझ रहा है वो सूखी पत्तियां और मरे हुए इंसानों की हड्डियां हैं। उस पेड़ को मत छू, अगर तेरी उंगली भी उस छाल से। विहटिए काका, मुझे मत रोकिए। आपको क्या पता गरीबी का दर्द। रोज रात को साहूकार मेरे घर के चक्कर काटते हैं। आज मेरी किस्मत खुली है। देखो, वो सोना मुझे पुकार रहा है। मैं इसे छू कर रहूंगा, चाहे जो हो जाए। हाँ वीरेंद्र, इस बूढ़े की मत सुनो। ये तुम्हें डरा रहा है ताकि ये सारा धन ये खुद रख सके। आगे बढ़ो, बस एक उंगली इस तने पर लगा दो और ये सारी दौलत तुम्हारी तिजोरी में होगी। देर मत करो, सूरज उगने से पहले इसे अपना बना लो। वीरेंद्र का हाथ जैसे ही पीपल के तने की खुरदुरी छाल को छूता है, एक तेज बिजली कड़कने जैसी आवाज होती है। पेड़ से काले रंग का गाढ़ा गोंद बहने लगता है, जो वीरेंद्र के हाथ को जोर से जकड़ लेता है। जमीन के नीचे से जो जड़ें बाहर निकली थीं, वे काले सांपों की तरह वीरेंद्र के दोनों पैरों पर लपट जाती हैं और उसके जूतों को चीरकर उसकी त्वचा के अंदर धंसने लगती हैं। वीरेंद्र का पूरा शरीर झटके खाने लगता है। आह, ये क्या हो रहा है? मेरा हाथ पेड़ से चिपक गया है। ये जड़ें, ये मेरे पैरों के अंदर घुस रही हैं। काका, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये सोना, ये तो गायब हो रहा है। यहाँ सिर्फ सूखी पत्तियां हैं। बचाइए मुझे। श्राप शुरू हो चुका है वीरेंद्र। तूने उसकी शर्त मान ली। अब ये पेड़ तेरा खून सोखेगा और तुझे अपनी लकड़ी में तब्दील कर देगा। यक्षिणी ने तुझे अपना कैदी बना लिया है। अब बहुत देर हो चुकी है वीरेंद्र, कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम इस पेड़ की जड़ों को अपनी जवानी दोगे और तुम्हारा ये रोता हुआ चेहरा हमेशा के लिए मेरे इस तने की शान बढ़ाएगा। पीपल के पेड़ की नसें वीरेंद्र की कलाई के भीतर तक समा चुकी हैं। उसके दाहिने हाथ की त्वचा अब इंसानी चमड़ी नहीं रही, वो धीरे धीरे भूरे और काले रंग की सूखी छाल में बदल रही है। वीरेंद्र की उंगलियां सीधी अकड़ गई हैं और उनके सिरों से पत्तियां फूटने लगी हैं। जमीन के नीचे धसी जड़ें उसके घुटनों तक लपेट मार चुकी हैं, जिससे उसके पैर धीरे धीरे जमीन के अंदर धंसते जा रहे हैं। आसमान के चांद पर काले बादलों का साया मंडरा रहा है, जिससे उस जगह का अंधेरा और भी डरावना हो गया है। खौफ तब अपनी चरम सीमा पर होता है जब इंसान खुद को धीरे धीरे मिटते हुए देखता है।
पर कुछ कर नहीं पाता। वीरेंद्र की आंखों के सामने उसका अपना वजूद पिघल रहा था। लालच का वो मीठा जहर अब एक दर्दनाक हकीकत बनकर उसकी नसों में दौड़ रहा था। लखन काका के पास मंत्र तो थे, लेकिन यक्षिणी की सदियों पुरानी भूख के सामने वो सब कमजोर पड़ रहे थे। काका, मेरा शरीर सुन्न हो रहा है। मैं अपने पैरों को हिला नहीं पा रहा हूँ। मेरी खाल देखो, मेरी खाल लकड़ी जैसी सख्त होती जा रही है। मुझे इस दर्द से बाहर निकालो काका। मुझे वो सोना नहीं चाहिए। मैं अपनी गरीबी में ही खुश था। मुझे बचा लो। झोले से गंगाजल और अभिमंत्रित भस्म निकालते हुए थरथराते हाथों से, वीरेंद्र, हिम्मत मत हारना। अपनी आंखें खुली रख और उस यक्षिणी के चेहरे को मत देख। मैं इस पेड़ पर सिद्ध भस्म फेंक रहा हूं। जैसे ही पकड़ ढीली हो, अपनी पूरी ताकत से खुद को पीछे खींचना। बजरंगबली का नाम ले। लखन काका जैसे ही पेड़ के तने पर वो भस्म फेंकते हैं, वहां से तीखी चिंगारी निकलती है और जलते हुए मांस जैसी बदबू हवा में फैल जाती है। यक्षिणी एक पल के लिए पीछे हटती है और दर्द से चीखती है। उसकी चीख किसी जानवर के रोने जैसी भयानक है, लेकिन अगले ही पल पेड़ की टहनियां कोड़े की तरह हवा में लहराती हैं और लखन काका की लालटेन को मारकर दूर फेंक देती हैं। चारों तरफ सिर्फ धुंधला अंधेरा छा जाता है। मूर्ख ओझा, तेरी मामूली भस्म मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये इंसान अब मेरा है। इसने खुद अपनी मर्जी से इस तने को छुआ है। अब इसकी रूह इस पीपल की भूख मिटाएगी। तू भी यहां से भाग जा, वरना अगली जड़ तू बनेगा। तो इसे नहीं ले जा सकती यक्षिणी। इस गांव की मिट्टी पर तेरा पूरा हक नहीं है। वीरेंद्र, हनुमान चालीसा पढ़। रुक मत, बोलते रह। काका, अब आवाज नहीं निकल रही। मेरे फेफड़ों में हवा की जगह सूखा गोंद भर रहा है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। माँ से कह देना मुझे माफ कर दे। साहूकार से कहना वीरेंद्र अब कभी वापस नहीं आएगा। यक्षिणी वीरेंद्र के चेहरे के बिल्कुल करीब आती है। वो अपनी जीभ से, जो एक कटी हुई डाल जैसी दिखती है, वीरेंद्र के बहते हुए आंसुओं को चाटती है। वीरेंद्र का चेहरा पूरी तरह से बेजान होने लगा है और उसकी आंखों की पुतलियां पत्थर जैसी जम चुकी हैं। उसकी कलाई की घड़ी टूटकर जमीन पर गिर जाती है और सुइयां वहीं थम जाती हैं। वीरेंद्र का पूरा शरीर अब पीपल के तने के भीतर समा चुका है। जहां वो खड़ा था, अब वहां सिर्फ छाल और लकड़ी का एक उभरा हुआ हिस्सा बचा है, जिस पर वीरेंद्र का चेहरा एक बेजान मुखौटे की तरह छप गया है। उसकी आंखें बंद हैं और मुंह आधा खुला हुआ है। अचानक यक्षिणी का भयानक रूप फिर से बदलने लगता है। वो वापस उसी खूबसूरत लाल साड़ी वाली औरत के रूप में आ जाती है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक नई चमक है। वो आंखें हूबहू वीरेंद्र जैसी लग रही हैं। वो जमीन पर पड़ी वीरेंद्र की कलाई घड़ी उठाती है और उसे अपनी कलाई पर बांध लेती है। यक्षिणी का जाल सिर्फ शरीर को नहीं जकड़ता, वो इंसान की पहचान को भी निगल जाता है। पीपल का वो पेड़ केवल एक जेल नहीं था, वो एक बदलाव का जरिया था। सदियों से जो यक्षिणी उस लकड़ी के खोल में बंद थी, उसे आजाद होने के लिए एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो खुद अपनी मर्जी से लालच में आकर अपनी रूह उसे सौंप दे। वीरेंद्र ने वही किया और इस तरह यक्षिणी को वो मिल गया जो वो सदियों से चाहती थी, एक इंसानी चोला। वीरेंद्र? नहीं, तू वीरेंद्र नहीं है। तूने उसका शरीर ले लिया। तू पेड़ से बाहर कैसे आ गई? यक्षिणी तो कभी अपनी जड़ें नहीं छोड़ सकती। लखन काका, आप ओझा तो बड़े नामी हैं, पर शास्त्रों का पूरा ज्ञान नहीं रखते।
यक्षिणी तब तक पेड़ से बंधी रहती है जब तक कोई स्वेच्छा से अपनी बलि न दे। वीरेंद्र का लालच इतना बड़ा था कि उसने अपनी रूह के बदले मेरा सोना मांगा। सौदा पूरा हुआ। अब वो पेड़ की भूख मिटाएगा और मैं उसकी जिंदगी जीऊंगी। मैं तुझे इस गांव में कदम नहीं रखने दूंगा। मैं सबको सच बता दूंगा कि तू वीरेंद्र का रूप धर कर आई है। गांव वाले तुझे जलाकर राख कर देंगे। गांव वाले? वो किसकी बात मानेंगे काका? आपकी या उस वीरेंद्र की जो सुबह अपने घर लौटेगा, साहूकार का सारा कर्ज सोने के सिक्कों से चुकाएगा और अपनी माँ के पैर छुएगा? इस गांव के लोग तो वैसे ही सोने के भूखे हैं। वे मेरे पीछे चलेंगे, आपके पीछे नहीं। यक्षिणी जमीन से वीरेंद्र का खाली झोला उठाती है। वो जैसे ही झोले के अंदर हाथ डालती है, उसका हाथ सोने के सिक्कों से भर जाता है। वो लखन काका की तरफ देखकर मुस्कुराती है। लखन काका देखते हैं कि वीरेंद्र के कपड़ों के नीचे से उसकी कलाई और गर्दन के पास अब भी हरी पत्तियां और सूखी जड़ें झांक रही हैं, जिन्हें उसने कपड़ों से छिपा लिया है। ये विनाश की शुरुआत है। तू इस गांव को बर्बाद कर देगी। तू हर घर के मर्द को उस पेड़ की तरफ खींचेगी। सुबह की किरणें पीपल के पेड़ पर पड़ रही हैं। नकली वीरेंद्र गांव की भीड़ के साथ पेड़ के पास खड़ा है। लखन काका भीड़ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर सोने की चमक ने सबका विवेक हर लिया है। पेड़ का तना अब किसी दानव के खुले मुंह जैसा दिख रहा है, जिससे सोने की नहीं बल्कि सड़ी हुई लकड़ी की गंध आ रही है। देखो, दौलत तुम्हारे सामने है। बस इस पेड़ को छूना है और तुम्हारी सारी गरीबी खत्म। कौन बनेगा सबसे अमीर? रुक जाओ, ये वीरेंद्र नहीं है, ये वही यक्षिणी है। देखो, इसके कुर्ते के नीचे से लकड़ी की छाल निकल रही है। ये तुम्हें मार डालेगी। नकली वीरेंद्र अपनी आस्तीन ऊपर करता है। उसके हाथ से मिट्टी और लकड़ी के रेशे झड़ रहे हैं। भीड़ डरने के बजाय लालच में उसके और करीब आ जाती है। उसे परवाह नहीं कि वो उन्हें सिर्फ सोना चाहिए। काका सच कह रहे हैं, पर क्या फर्क पड़ता है? सोना तो असली है ना। जिसे अपनी किस्मत बदलनी है वो आगे आए। गांव के मर्द लखन काका को धक्के देकर पीछे कर देते हैं। जैसे ही वे पीपल के पेड़ को छूते हैं, पेड़ की मोटी जड़ें सांप की तरह झपटकर उनके पैरों को जकड़ लेती हैं। उनकी चीखें सन्नाटे में खो जाती हैं। लखन काका देखते हैं कि वीरेंद्र का जो शरीर पेड़ में फंसा था, उसकी आंखें अब स्थिर हो चुकी हैं। काका, ये गांव तो लालच में पहले ही मर चुका था। मैंने तो बस उसे सोने का कफन पहनाया है। सूरज ढल रहा है। गांव की गलियां एकदम शांत हैं। पीपल के पेड़ की छाल पर अब 10 नए चेहरे उभरे हुए हैं। यक्षिणी गायब हो चुकी है और गांव के अमीर बनने के सपने हमेशा के लिए पेड़ की जड़ों में दफन हो गए हैं। अगर ये कहानी आपको अंदर तक हिला गई तो याद रखना, कुछ राज कभी सामने नहीं आते और जो आते हैं वो इंसान को बदल देते हैं। ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो।